लास्ट टाइम, लेकिन अब संख्या घट करके 1.5 से ज़्यादा, यानी कि 1.5 लाख से लगभग 160 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट अभी नंबर फिगर नहीं बताया गया, बट ये संभव है कि 1.5 लाख से ज़्यादा और 1,60,000 के बीच में आपको संख्या देखने को मिलेगा। तो क्या कहती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जानते हैं। राज्य में जल्द ही प्रधान शिक्षक, आपका प्रधान अध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। शिक्षा मंत्री जो है आपको सुनील कुमार ने बुधवार को जेडीयू जनता दरबार के बाद संवाददाताओं को से बातचीत में कहा कि प्रधान शिक्षक और आपका प्रधान अध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है और हर एक क्लास में, चाहे हर एक स्कूल की बात करें तो उसमें अभी रिक्वायरमेंट्स है। कंप्यूटर की शिक्षा के बिना आप संभव नहीं है कि आगे का प्रक्रिया हम कभी भी एक साक्षर या डिजिटल युग का हम कल्पना कर सकते हैं। इवन आज के समय में आप लोग भली बात ही जानते हैं कि बिना कंप्यूटर के नॉलेज के आप लोग टिकट भी नहीं कटा सकते हैं कि जनरल का टिकट, या फिर कहीं भी आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसलिए ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। और जेडीयू में आपका जो बताया गया दरबार में आपका कहा है कि प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर से 1.5 लाख के अधिक पदों पर बहाली की होगी संभावना। हम लोगों ने अपनी डिमांड आयोग को भेज दी है, जो आपका ये जनता जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं। हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली करना चाहते हैं। जल्द ही वैकेंसी जो है आपका आएगी। एक अन्य सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 10-10 जर्जर सरकारी, यानी 10-10 ऐसे जर्जर सरकारी विद्यालयों की सूची बनाई जाएगी, मांगी गई है। जर्जर यानी अनुपयोगी भवन नए सिरे से मल्टी स्टोरेज इमारत के रूप में तैयार किए जाएंगे। जयंत राज का कहना है कि जन सुनवाई कि आपका बात पत्रकारों से भवन निर्माण आपका मंत्री जयंत राज ने कहा कि जर्जर और अनुपयोगी भवनों को राज्य सरकार नए सिरे से मल्टी स्टोरेज इमारत के रूप में तैयार करेगी। इससे आने वाले दिनों में आम लोगों को व्यापक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने छुट्टी मनाने के लिए भारत बंद का ऐलान किया। बंद पूरी तरह से बेसर साबित हुआ है। तो ये कल के डेट में आपको पता है वाली बात है, 21 तारीख 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था विपक्षी के की तरफ से, लेकिन वो उनका ये रहा पलटवार रहा। शिक्षा में अब विभाग में आपको 1.5 लाख सेम चीज़ों को न्यूज़ में प्रकाशित किया है। देख सकते हैं 1.5 लाख पदों पर आपको नियुक्ति की होगी। आपका बहाली अधिसूचना आपको बीपीएससी को भेजी गई है। अध्यापन जिसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा प्रधान अध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक और ये सारे लोग। इसमें अब कंप्यूटर शिक्षक वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपको बीपीएससी TRE-1 TRE-2 के दौरान 3 एग्जामिनेशन हो चुका है आप लोग का। TRE-1 TRE-2 का नियुक्ति भी मिल चुका है, ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। TRE-3 का भी प्रक्रिया जारी है। अब कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे सर TRE-3 में वैकेंसी इंक्रीज होगी, तो इसमें ये सदा गलत है और इसको खारिज कर दिया गया है। TRE-3 में क्योंकि ये प्रक्रियाधीन है, ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुका है, तो इसमें वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना नहीं है। जो आने वाले समय में TRE-4 के लिए सारे ऐड ऑन होंगे, यानी जितनी वैकेंसी देखने को मिलेगा 1.5 लाख हो, 1,60,000 हो, या कुछ भी आपका नंबर होगा, एग्जैक्ट नंबर नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, तो आपको सारी चीज़ प्रक्रिया मिलेगी। TRE-4 के लिए आयोग के क्लियर हो पाएगा। इसके संबंधित अगर साक्ष्य देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। TRE-4 में आपका कल के डेट में न्यूज में आपका प्रकाशित किया गया था। TRE-3 में कोई भी सीट नहीं जोड़ा जाएगा। ये सेम चीज़ को यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। TRE-3 में कोई भी सीटों की संख्या ऐड ऑन नहीं होगी। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता था आप पूछ सकते हैं। और जो स्टेट वाले वेट कर रहे हैं स्टेट का रिजल्ट के लिए, और स्टेट जो अभी भविष्य में जो देने वाले होंगे, तो ही आप जो स्टेट पेपर 1 हो या 2 हो, अगर पास हैं या अपेयरिंग में हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हालांकि इसकी चांसेज है कि आपको सितंबर के या लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा स्टेट का रिजल्ट, और उससे संबंधित जो भी आपकी प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो इसकी ये सारे अभी डिले होगा। अभी रिजल्ट जब तक आपका TRE-3 का जारी नहीं कर दिया जाता है, और इसमें जब तक एक क्लियरेंस नहीं आ जाता है कितने सीटों पर रिजल्ट आई है, और बच्चे का जो डिमांड है, जो 3 चीज़ों को बार बार बोल रहे हैं, हमें बार बार मैसेज आ रही है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रही है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। पहला है 100% रिजल्ट पर आपका दीजिए। जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है 87,774 इतनी वैकेंसी है, शायद आप लोग कंफर्म कीजिएगा। इतनी वैकेंसी पर 100% रिजल्ट दिया जाए। जिस तरह से TRE-1 और TRE-2 में क्या है, सीटों की संख्या आपको 1,70,000 वैकेंसी है, बट रिजल्ट दिया जा रहा है 1,20,000 या 87,000 सीट है। तो उसकी सीटों की संख्या जितने हैं, जितने रिजल्ट जितने होने चाहिए उतना भी रिजल्ट नहीं देते हैं। वो कुछ ना कुछ घपला कर देते हैं, नंबर का खेला करते हैं। फिर आपका एक ये डिमांड है, दूसरा डिमांड है स्टूडेंट का 1 सीट पर 1 रिजल्ट का डिमांड है, और तीसरा आपका फर्जी डिग्री वाले उसको बाहर करने के लिए पहले से ही DV करवाएं, ताकि जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं, चाहे जिसका स्टेट पेपर 1 नहीं क्लियर हो, 2 नहीं क्लियर हो, या सीटेट पेपर 1 हो या 2 नहीं क्लियर हो, उन लोग पहले से ही बाहर माने जाए, ताकि PDF में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो योग्य हैं, जो इसके रियल हकदार
है उनको उसका नाम उस पर जारी हो, ना कि फर्जी डिग्री वाले जो कि जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट पेपर 1 और 2 नहीं पास किए हैं, उनका नाम देखने को मिले। ये सारे 3-4 डिमांड्स है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार। आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन सारे मुद्दों को जहाँ भी आप देखते हैं सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, या फिर आप ऑफलाइन माध्यम से बीपीएससी आयोग को, शिक्षा विभाग को जागृत करते रहें, उसकी भी सूचना देते रहें। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा इन सारे मुद्दों के साथ। टीजीटी हिंदी में ईडब्ल्यूएस का देखिए कट ऑफ के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक जगह आपको इकट्ठा सभी का बता देता हूँ। टीजीटी हिंदी का आप देख लीजिए, टीजीटी हिंदी का इस तरह से रहने वाला हिंदी का। अब कट ऑफ में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आंसर की आने के बाद 3 से 4 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं आपको मिलेगा। आंसर की जानबूझ के 5 से 6 क्वेश्चन, इवन बीपीएससी से अगर रहता है ऑफिसर लेवल का, उसमें भी 5 से 7-8 क्वेश्चन गलत देती है, तो वही आपको चेंजेस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो टीजीटी हिंदी का आप ये देख लीजिए 79 से लेकर के 83 आपका यूआर के लिए रहेगा। ये फीमेल का रहेगा 74 से 76 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का आपका 69 से 64 का आपका रहेगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस का आप पूछ रहे थे, हिंदी में फीमेल के लिए आपका 65 से 69 के बीच में रहने वाला है। ये ईबीसी का है, और ये देख सकते हैं ये बीसी का है, और ये एससी का, एसटी का। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का जो आपका टीजीटी के लिए है। और ये आपका मैथ्स का, ये साइंस का रहने वाला है, ये आपके सारे सब्जेक्ट का, और ये एसएसटी का रहने वाला है। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसी भी थंबनेल में मैंने ऐड ऑन किया था जिसमें हम बिहार स्पेशल का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और सेम चीज़ को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है। आपको लगभग शिक्षा विभाग में 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक की ज़्यादा बढ़ता होगी। एक चीज़ के कई लोग डिमांड कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। एज रिलैक्सेशन की डिमांड होनी चाहिए, क्या है, क्योंकि कई सालों से कंप्यूटर शिक्षक के लिए, खासकर कंप्यूटर शिक्षक के लिए बहुत कम एग्जामिनेशन हुई है। TRE 1 और TRE 2 हो चुका है, कई लोग का फ़ायदा हो चुका है, कई लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, लेकिन इन लोग की एग्जामिनेशन या सीटों की संख्या इतनी नहीं देखने को मिल रही है जितनी होनी चाहिए। इस बार संभावता है 26,000 कहीं कहीं बताई जा रही है, कहीं कहीं 30,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा कंप्यूटर शिक्षक के लिए। इतनी बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है, तो जिन लोगों का 37 जनरल का होता है एज, मैक्सिमम एज, और फीमेल के लिए 40 साल होता है। बाकी ओबीसी ईबीसी के लिए 3 साल का बेनिफिट मिलता है, और SC ST वाले को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि जिनका एज पार कर चुका है, एज एक्सपायर कर चुका है, उन लोग को बेनिफिट मिले, एटलीस्ट 3 साल का इनको बेनिफिट मिले। जिस तरह से आपका NTPC अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन RRB JEE निकाला गया रेलवे की तरफ से, सेम ये डिमांड कर रहे हैं। कोविड के समय में आप लोग वैकेंसी नहीं देना है। कई लोग अभी ये डिमांड करेंगे लाइब्रेरियन का भी कई सालों से वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है, उनकी भी एज रिलैक्सेशन में या एज में छूट मिले, ताकि उन सभी लोगों को बेनिफिट दे सके। एज लाइब्रेरियन का भी कई लोग कोर्सेज करके कई सालों से वो लाइब्रेरियन साइंस का वो बैठे हुए हैं। TGT EBC में 95 में हो जाएगा, बिल्कुल TGT 95 में आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, सर मेरा मार्क्स EBC से 82 बिजनेस स्टडी में है, होगा कि नहीं? बिल्कुल संजय कुमार, आपका चांसेस बनता है, हो जाएगा 82 में बिजनेस स्टडी में इवन। चलिए नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन आता है पूछ सकते हैं। हाँ, जितने भी मैंने आप लोगों को बातें बताई, इधर उधर की आप भटकने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। DV क्लियरेंस के लिए आपको GAD के लिए भेजा जाएगा, यानी जो भी आपका रोस्टर, आपका फाइनल रोस्टर आपका 87,774 इतनी वैकेंसी है, इतना 100% सभी लोग डिमांड कर रहे हैं इनमें हो। और कोई भी सीटों की संख्या आपके SC ST OBC आरक्षण वालों को कम आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जनरल जितने भी लोग हैं UR वाले खास के लिए, हर एक में चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 में, इन सभी का बेनिफिट मिलेगा। 15% बेनिफिट सीटों की संख्या मिलने के कारण आप लोगों का कटअप डाउन होगी, 2 से 3 नंबर का डाउन होता, बहुत हज़ारों में संख्या में फ़ायदा आप लोग को होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। और ये DV बार बार बताया जा रहा है कि DV पहले होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर क्यों होना चाहिए, इसलिए किया जाए। देखिए, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, कि ये आपको प्रत्यक्ष है, जो कि सारण में निकला है 3-4 दिन पहले का, ये देख सकते हैं प्रमाण है। कई फर्जी डिग्री वाले जो कि क्वालिफाइंग नेचर को भी नहीं पास कर रहे हैं, 90 मार्क्स आपको अदर स्टेट वालों को चाहिए, खासकर यूपी से कई ऐसे लोग हैं जो कि उनका मिनिमम 90% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम इतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए, बट वो भी उतना नहीं लाने के बाद भी कई ऐसे जगह, कई ऐसे स्कूल को अब चिन्हित किया जा रहा है, उनको बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि अदर स्टेट वाले मेल और फीमेल में कई लोग हैं जो कि OBC SC ST इस सब का बेनिफिट लेकर के वो घुस चुके हैं। उन सारे फर्जीवाड़ों को BEO अब वो अधिकारी जो है आपका, वो चिन्हित करके उन सभी को बाहर कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों लोग हैं TRE 1 और TRE 2 के दौरान जिनको बाहर किया जा चुका है, कुछ लोग को किए जा रहे हैं, अभी प्रक्रियाधीन है ये सारी चीज़ें। मनीष सिंह पूछ रहे हैं
82 आ रहा है, 82 में पीआरटी में हो जाएगा। पीआरटी का देख सकते हैं कट ऑफ आपका इवन इससे भी कम जाएगा, 2 से 3 नंबर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 75 से 80 के बीच में रहेगा। 80 प्लस से आप सेफ मानिए अपने आप को। डीबी के लिए आप अपना जो रास्ता, आपके लिए 2 रास्ते बन के निकल के आएंगे जिनका डीबी से कम आ रहा है, यानी कि कट ऑफ से कम मार्क्स बनेगा उनको। एक तो डीबी के लिए जिसका ज़्यादा हो गया डीबी के लिए जाइए, और जिनका कम बन रहा है टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए। तो आप दूसरे रास्ते में नहीं, पहले रास्ते में तो आप अपने डीबी के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही साथ कुछ समय मिलता है आपको, अपना पढ़ाई कीजिए या जॉब कर रहे हैं जॉब कर अच्छे से कीजिए जो भी करना है। टीआरई 1 में डीओबी से छटे हुए हैं मार्क्स, टीआरई 3 में 82 आ रहा है। समझ सकते हैं हम आपकी भावनाओं को। कई दिक्कतें हैं, कई लोग डीओबी के कारण छटे हुए, कई लोग अल्फ़ाबेटिकली ABCD के कारण छटे हुए थे। तो कट ऑफ मार्क्स इन आपके में कोई भी कमी नहीं है। जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से नहीं होता है उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। सीटों की संख्या कम थी या सरकार ने गेम खेला था, इंटरनली कई चीज़ें हुई थी टीआरई 1 में और टीआरई 2 के दौरान, तो वो भावना हम समझ सकते हैं। इस बार ना हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रिया से आप लोग ये सारी चीज़ें करें ताकि आपका डीबी पहले हो, ताकि कई ऐसे फर्जी डिग्री हो सकता है आपका इस बार भी आपका 82 ही चला गया, खुदा ना खास्ते, और आपका डीओबी के कारण ना रहे, तो इसलिए फर्जी डिग्री वाले को पहले ही बाहर कर दिया जाए और 1 सीट पर 1 रिजल्ट आए ताकि बेनिफिट हो। दूसरा आपका 100% रिजल्ट आए। ये 3 चीज़ें की डिमांड है, आप सभी का डिमांड है, सभी स्टूडेंट को ये 3 डिमांड है। हर एक वीडियो में जाइए, ये 3 डिमांड को आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए शेयर कीजिए, ताकि उन सभी जो अधिकारी जो बीपीएससी बिहार शिक्षा बोर्ड में बैठे हुए हैं उनको पता चले कि स्टूडेंट की एक्चुअल में डिमांड क्या है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है तो इस पर एक चोट भी लगेगी, उन जनताओं से उनको वोट भी लेना है। तो वोट की राजनीति के लिए टीआरई 3 वैकेंसी निकाली गई थी, टीआरई 1 और टीआरई 2, ये सेम चीज़ें उसको कोरिलेट करता है, इसका रिलेशन इसके साथ बना हुआ है। कोर्ट में ऑर्डर दिया है सस्पेंशन में रिजल्ट के लिए। ओके, हाँ, ये टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपका ये अभी इसका क्लियरेंस नहीं आया, लेकिन इस पर सारी चीज़ें प्रोसेस में है अभी सभी चीज़ें। 60 अभिषेक कुमार सिंह EW में आपका हिंदी में बन रहा है 81 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कोई और क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी कल के डेट में मैंने आपका सारा चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करवा दिया। पहले प्ले लिस्ट आप जाएंगे तो फर्स्ट प्ले लिस्ट में आपको 11-12 वीडियो कंप्लीट करा दिया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। बिहार के जो है ये फ्री के नंबर होते हैं। मैं आपको सिर्फ कट ऑफ बताने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ अपडेट देने के साथ कोशिश करता हूँ आपके नंबर्स में भी बेनिफिट हो, यानी सिलेक्शंस तक आपका साथ दूँ, डीबी हो, आपको न्यूज़पेपर मिले, ताकि आप मिठाई खिलाने के लिए इच्छुक बन सकें और उसके लिए सूत्रधार बने। कई लोग टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान बन चुके हैं। तो ये फ्री के नंबर्स हम बताने वाले हैं, यानी कि जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल से, जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी होते हैं। एक बार 2 बार आप पढ़ लेंगे या सुन भी लेंगे, किसी वीडियो को देख भी लेंगे अच्छे से, जो समझा पाएगा समझ पाएंगे, तो बाकी इधर उधर आपको भटकने नहीं पड़ेगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर बार आती है, चाहे बीपीएससी की बात करें, टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान में भी आया था और टीआरई 3 में भी आया था, टीआरई 4 में भी आने की संभावना है, इसमें भी आएगी, इसमें भी नो डाउट इसमें भी आने की संभावना है। और बीपीएससी 70 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। सर होम साइंस में पीजीटी में 70 है, वो आपका मेल या फीमेल 70 में आपका चांसेस बनेगा, क्योंकि पीजीटी का उतना कट ऑफ नहीं जाता है। पीआरटी में 91 में डेफिनेटली गौरव मौर्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, मेल फीमेल जरूर आप लिखिएगा, सत्यम यादव सॉरी। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप अपना क्वेश्चन जो भी होगा इससे संबंधित, जो मैंने आज के समय में टॉपिक को कवर किया, या कोई भी आपको बीपीएससी से संबंधित आपको क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। स्टेट के लिए मैंने बता दिया, स्टेट का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, जल्दी उसका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट का नेक्स्ट जो है जुलाई में आना चाहिए था स्टेट का, लेकिन अभी आया नहीं। बीपीएससी 70 के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन 12 सितंबर के बाद चांसेज है, 12 सितंबर के बाद इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि वैकेंसी भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, कितनी वैकेंसी आनी होगी। सभी लोग बता रहे हैं 800 से लेकर के 1000 तक वैकेंसी देखने की संभावना है। सर जिसके लिए हिंदी में 68 में 69 है, अदर स्टेट से हो सकता है, जिसके हिंदी में 89 79 अदर स्टेट में अगर आप हैं तो आपका चांसेस है। बता देता हूँ मैं सभी का, हिंदी वाले जितने भी लोग हैं 68 वाले जो पूछ रहे हैं हिंदी का, ये दे सकते हैं।
ये आपका रहने वाला है। अगर आप मेल में हैं तो आपका 80 से 85 के बीच में रहेगा मेल का। अगर आप फीमेल में है अदर स्टेट वाले तो 72 से लेकर के 78 के बीच में रहेगा। हाँ, 2 से 3 नंबर यहाँ पर डाउन होगी क्योंकि यूआर की सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है। 40% पर आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इसमें 2 से 3 नंबर आप डाउन करके भी आप आशा रख सकते हैं इसका। और ये ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल का है, ये आपका ईबीसी का है, ये बीसी का है, और ये ईबीसी का है, ये ईबीसी का है, ये एससी का रहने वाला है, एससी और ये एसटी का रहने वाला है। चलिए, संजय आयोग पे आपको क्लियर हो पाया होगा। 82 में बीसी में आपका हो जाएगा। बीसी में आप देख सकते हैं 82 आपका ये यहाँ पर का रहने वाला है। नीतू फीमेल है, ओके, फीमेल में हो जाएगा नीतू मौर्य आपका। फीमेल का कटअप हमेशा 6 से 7-8 नंबर का डिफरेंस मिलता है। मेल के कंपेरिजन देखेंगे तो 7-8 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। टीजीटी मैथ्स में आपका अरुण पांडे 94 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 94 में हो जाएगा। डीवी के लिए आप तैयार कर लीजिए अपने आप को। इतने लोग का कटअप से ज़्यादा बन रहा है या कटअप के आसपास बन रहा है, टीवी के लिए साथ साथ आप प्रिपरेशन भी करते रहें। और दूसरा, जिन लोगों का कटअप से बहुत ज़्यादा कम है, 5 से 10 नंबर भी कम है, तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए 4 के लिए। दूसरा है आपका रास्ता एक डीवी के लिए। और सिलेक्शन मात्र 87,000 ही लोगों का होगा। तो हो सकता है जो आपको कटअप बताया जा रहा है सेम कटअप आने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो। मैं ये भी बता सकता हूँ हो भी जाएगा, नहीं हो। मैं चाहूँगा सभी का हो, यस हो, बट नो इसलिए होगा क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरह रहा है, डीओबी के कारण लोगों का नहीं हुआ है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप नए हैं, यानी आपका मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 का है और कोई आप ही के साथ बगल में बैठा हुआ है जो बंदा है 91 का बैठा हुआ है, तो 8 साल पुराने बंदा है, तो इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, इनको बढ़िया दिया जाएगा। जो पुराने बंदे हैं, जो पुराने हैं उनको ज़्यादा बढ़िया दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। हो सकता है कई लोग हैं 85 के बैठे होंगे तो उनको बढ़िया देगा एज कम्पेयर टू इनको। टीजीटी हिंदी में आपका 70 बन रहा है। ईबीसी में चंदन कुमार आपका चांसेस बनता है, हिंदी में देख सकते हैं चंदन कुमार। टीजीटी हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, ये आपका देख सकते हैं। ईबीसी में आपका 70 पे आ रहा है। ईबीसी का ये रहने वाला है फीमेल का, तो डार्क हो गया, ये रहने वाला है 63 से 68 है। यहाँ तो आपका 2 से नंबर ज़्यादा ही है, तो आपका चांसेस बनता है। पीआरटी में 72 है। अदर स्टेट फीमेल से चांसेस नीतू मौर्य हो जाएगा, उसमें पीआरटी में चांसेस है, आपको हो जाएगा। पीआरटी का यहाँ पर देख लीजिए, बाकी लोग भी यहाँ पर पीआरटी के जितने लोग हैं यहाँ पर पीआरटी का, ये मेल का और फीमेल का इस तरह से है। ये फीमेल का है, ये मेल का रहने वाला है। और ये ईडब्ल्यूएस का है, ये फीमेल का है। ईबीसी का है, ये फीमेल का है। ये बीसी मेल का है, ये बीसी फीमेल का है। एससी मेल का है, एससी फीमेल का है। और एसटी मेल और एसटी फीमेल का है। एसएसटी टीजीटी में आपका 70 एससी कैटेगरी में हो जाएगा हंस कुमार। चलिए, और कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बीपीएससी का एडिटोरिया का जो हम कंप्लीट करा रहे हैं, और आपका ऑलरेडी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। और शॉर्ट फॉर्मेट में आपका 30 मिनट 20 मिनट कर क्लासेज लेकर के आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी 2 लेक्चर लिया हूँ, ज्योग्राफी का 2 लेक्चर हुआ। पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा कंप्लीट हम करा दिए हैं। कल के डेट में 2 लेक्चर लिए थे, 2 क्लासेज हुई थी, 1 घंटे का 2 घंटे हुआ था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। पीवाईक्यू से आईना आपको पता चलेगा कि बीपीएससी पूछती किस तरह से क्वेश्चन है। और ये सारे फ्री के नंबर होते हैं, एक बार बन जाएंगे। जो इजी क्वेश्चन होता है ना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और जो दर्द होता है एग्जामिनेशन निकलने से बाद, इजी क्वेश्चन आपका छूट के आ जाता है, छूट जाता है। बाद में लगता है अरे यार चंपारण के बारे में नहीं पढ़े, वो सेट 1857 नहीं पढ़ पाए, 1857 के वीर कुंवर सिंह को नहीं जान पाए, जगदीशपुर के रहने वाले। ये सारे क्वेश्चन जब छूट के आ जाता है यानी गलत करके आ जाते हैं आप लोग ना, तो वो ज़्यादा आपको डिफिकल्ट है, आपको लगता है। और इवन आपका जो रैंकिंग या फिर आपका मेरिट लिस्ट या डीबी कट ऑफ से आपको डाउन कर देता है। तो इजी क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, और साथ ही साथ मीडियम वाले क्वेश्चन को थोड़ा टैकल करना है, थोड़ा टाइम लेकर के सेकेंड अटेम्प्ट में आपको ट्राई करना है, वो आपको छोड़ना है। 2 पैटर्न आप समझ जाएंगे, इजी और मीडियम वाले को। हार्ड वाला को किसी से नहीं बनता। अगर हार्ड क्वेश्चन आए बीपीएससी सेट किया है
तो किसी से नहीं बनता है। अब तुक्का मार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग होगा वहाँ पर आप फंस जाएंगे। चलिए सर, मैथिली में टीजीटी में आपका 56 आ रहा है। मैथिली का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। 56 में आपका कौन सा कैटेगरी जो है क्या है, आप एक बार बताइएगा, पढ़ भी नहीं आता फिर मैं आपको बता पाऊँगा। उर्दू में आपका 75 में BC2 में हो जाएगा। चलिए कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हंसराज हो जाएगा, डोंट वरी, डर लगने की कोई बात नहीं है। हंस कुमार। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप सभी का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। चलिए एज यूजल जो हम आप बताते हैं आपको, जो देख सकते हैं BPSC का प्रीव्यू IQ हम आपका पूरा कंप्लीट करा चुके थे। पूरा आपका ये जा करके आप देख सकते हैं, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। CDPO में BPSC 70 का, 69 का, 67 का, 60 आपके जितने भी एग्जामिनेशन हुए सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। बाद में उसको देख लीजिएगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल तक आपको मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको नदियाँ सारा कंप्लीट हो जाएगा। बिहार की जितनी भी नदियाँ थी, रिवर्स था, डैम था, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। BRT उर्दू में आपका 70 मैंने बता दिया, 75 में आपका हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका नदियों और उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है और उसका कहाँ पर जाकर के ये संगम मुहाना जाकर के मिलती है, बिहार में लंबाई कितनी है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानते हैं गंगा के। गंगा जो है आपका गंगोत्री आपका इसका उद्गम होता है, यानी कि जहाँ से वो निकलता है उसको उद्गम कहते हैं। तो उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका, तो आपका है गंगा, आपका गंगोत्री से आपका निकलती है, उत्तराखंड से। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम मुहाना मिलता है। उसके बाद इस टोटल बिहार में जो इसका रह रहता है 445 किलोमीटर का रहता है। बिहार में आपको 445, अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे गंगा का तो 25 से 25 किलोमीटर इसका रहता है। बिहार में 445 किलोमीटर। ये बक्सर से आपका इंटर करता है और आपका होते हुए बक्सर, आरा, भोजपुर होते हुए, दानापुर होते हुए, पटना होते हुए, बख्तियारपुर, बाढ़ और मोकामा और फिर सिमरिया पुल होते हुए यहाँ से आपका मुड़ जाती है। उसके बाद आपका सारा चीज़ मुड़ते हुए फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। टोटल 445 किलोमीटर कवर करती है। आई होप कि समझ पाए होंगे। बाकी प्रीवियस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। मैंने सभी चीज़ें देख सकते हैं। गंगा की जो मुहाना इस तरह से है, ये आपका गंगा है। इस तरह से ये बक्सर होते हुए, आड़ा होते हुए इस तरह से निकलती है। ये पटना आ गया यहाँ पर गंगा, और ये सोन का जो मिलन होता है यहाँ पर पटना आपका है। और ये यहाँ से निकलते हुए सिमरिया होते हुए ये सारी चीज़ें हैं। और यहीं पर आपका सोन के बाद पुनपुन निकलती है, फाल्गुन आती है, फिर ये क्यूल जंक्शन यहाँ तक आती है, क्यूल यानी लखीसराय के पास। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ टर्न लेती है और इसके बाद ये गंगा जाकर के यहाँ पर मिल जाती है। गंगा से कई नदियाँ यहाँ पर मिलती है, जो कोई कोसी, बिहार का शोक कहलाने वाली कोसी यहाँ पर मिलती है। कुर्सेला में आकर के मिलती है। कहाँ पर, कुर्सेला में, हाँ कटिहार में पड़ता है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। और ये महानंदा फिर आकर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये आई होप कि समझ पाए होंगे बाकी सारी चीज़ें इस तरह से। और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर के यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जाकर के गिर जाती है। राजेश राज पी ज्योग्राफी में आपका BC2 में कितना जाएगा, आप बताइएगा, अपना नंबर बताइएगा। हाँ, जो लोग भी पूछ रहे हैं आप अपना नंबर और जो भी कैटेगरी में है, जिस भी कैटेगरी आप पूछिएगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। घाघरा। घाघरा का उद्गम तिब्बत में स्टार्ट होता है, तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से निकलता है घाघरा, और गंगा में सारण में आकर के मिलती है। ठीक है, इसका मुहाना मिलता है सारण में, और ये 83 किलोमीटर का है मात्र, सबसे कम है इसका घाघरा, ये तिब्बत में आकर के मिलती है। घाघरा को देख लेते हैं। घाघरा ये है आपका घाघरा। ठीक है, ये आपका घाघरा है। यहाँ पर देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका तिब्बत से आते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ पर आकर के मिलती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आकर गंगा में आकर के यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसका डिस्टेंस मात्र और मात्र 83 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को। BC2 में 72 आ रहा है, चांसेस बनेगा इसमें BC2 में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है गंडक का। अगर देखें टोटल 83 किलोमीटर। गंडक के बारे में नेपाल से ही निकलती है और गंगा में सोनपुर में आकर के मिल जाती है, और टोटल 260 किलोमीटर में जाती है। तो गंडक को हम देखते हैं यहाँ पर। गंडक यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिम चंपारण होते हुए यहाँ से निकलती है, नेपाल की, ये बॉर्डर शेयर करता है यहाँ नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों, पश्चिम चंपारण में यूपी का। तो यहाँ से गंडक होते हुए निकल के आती है। टोटल 260 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस करती है, और फिर ये यहाँ आकर के गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, गंडक आकर के गंगा में आकर जगह समाहित हो जाती है। टोटल 260 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एडिटोरिया का हम बुक करवा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉरी आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये देख सकते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक आपका है जो सोमेश्वर पहाड़ी से आता है, ये पश्चिम चंपारण की ही आपको सबसे ऊपर से पहाड़ी आती है, वहीं से इसको बूढ़ी गंडक और गंडक दो अलग अलग है। पुरानी जो एक नदी का जो बहाव हुआ करती है उसको बूढ़ी गंडक, और नई जो निकली है उसको गंडक के नाम से जानते हैं। ये गंगा में खगड़िया में आकर के मिलती है, और ये सोनपुर में मिलती है हाजीपुर से थोड़ा आगे। तो ये देख सकते हैं ये बूढ़ी गंडक आपका है। बूढ़ी गंडक ये आपका देख सकते हैं, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल करके यहाँ इस तरह से निकलते हुए यहाँ आकर के आपका यहाँ टोटल डिस्टेंस इसका कवर कितना किया है ये जान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इसमें थोड़ा बूढ़ी गंडक का ज़्यादा है, 320 किलोमीटर, लगभग आपका 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा है इससे गंडक से। तो ये बूढ़ी गंडक ज़्यादा यात्रा करती है। इससे भी समझ सकते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं ज़्यादा अपना जीवन की यात्रा सफल करते हैं, और यहाँ आकर के फिर आपका गंगा में खगड़िया में आकर के मिल लेते हैं। कहाँ पर? खगड़िया में आकर के मिल जाते हैं। ये खगड़िया बेगूसराय से थोड़ा आगे आपको पड़ेगा, खगड़िया में आकर के मिल जाती है। फिर आप बागमती पढ़ते हैं। बागमती आप देख रहे हैं महाभारत श्रेणी के ही नेपाल श्रेणी में आकर के मिलती है। महाभारत श्रेणी से यहाँ से उद्गम होता है और कोसी में आकर के यहाँ पर इसका मिलान होता है, और 394 किलोमीटर का है। तो 394 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। तो ये आपका है बागमती। ये आपको देख सकते हैं बूढ़ी गंडक के पास में ही ये भी नेपाल से आती है, महाभारती नदी इसको करते हुए, और ये सारा चीज़ जाकर के फिर आपका कोसी में बिहार का शोक कहलाने में वहाँ पर मिलती है, और फिर ये दोनों मिल करके आकर गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कितना है? 394 किलोमीटर, याद रखिएगा डिस्टेंस के साथ। कमला। कमला ये भी महाभारत से नेपाल से निकलती है, और कोसी में जो बिहार के शोक कहलाने वाली है, इसका डिस्टेंस नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ जानते हैं ये कमला है। इसका ये देख सकते हैं, ये आकर के फिर ये कोसी में आकर के मिल जाती है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देख सकते हैं ये आपका कमला यहाँ पर इस तरह से आती है, यहाँ पर आकर के ये कोसी में फिर मिल जाती है, कोसी में मिल करके फिर गंगा में आकर के मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ कोसी के ऊपर जानते हैं, कोसी जिसको गोसाई स्थान से आकर गोसाई स्थान से नेपाल से निकलती है, और गंगा कुर्सेला में आकर के कटिहार के डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया आपका 260 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहता है। पीआरटी का मैंने बता दिया हसन राजा आपको। हसन राजा आपका 75 में हो जाएगा BC2 में। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन बार बार टाइप कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कोसी आपका ये भी नेपाल की नदियों से आकर के होती है, 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए कुर्सेला में आकर के, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आकर के गंगा में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं महानंदा। महानंदा है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियाँ हैं गंगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं, इसको दोबारा हम समझा देंगे, बता देंगे डायग्राम के साथ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिले के पहाड़ी से निकलता है, और गंगा में मालदा में आकर मिल जाता है। मालदा का आपको फेमस है आम, देख सकते हैं। ये महानंदा इस तरह से निकलता है, ये देख सकते हैं, ये आपका मालदा, ये आया थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देख सकते हैं, ये महानंदा आपका निकलता है यहाँ से, देख सकते हैं दार्जिलिंग से होते हुए, इसे जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा फेमस है, और ये गंगा में आकर के मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, गंगा कहाँ पर आकर मिलती है? तो आपको महानंदा का मालदा में निकलती है, पश्चिम बंगाल में चल जाता है। बंगाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिले से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मनाशा। कर्मनाशा आपका कर्म का नाश हो जाएगा, यहाँ नहाने की ऐसा प्रचलन है। अब बिंद पहाड़ी से निकलती है, और गंगा चौसा में आकर के मिल जाती है, गंगा के चौसा में आकर के मिल जाती है। इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, ये देख सकते हैं, इसको देखते हैं। ये कर्मनाशा यहाँ पर मिलती है, रोहतास जिले में पड़ता है, और यहाँ यूपी से होते हुए ये गम में आपका चौसा में आकर मिल जाता है। बक्सर से आगे देखेंगे, बक्सर आप जब बक्सर जाते हुए या जब दिल्ली जाते हैं पटना से होते हुए यहाँ पर से, तो यहाँ पर आपको पता चलता होगा ये चौसा एक स्टेशन आता है। तो यहीं पर कर्मनाशा नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, रोहतास में आपको पड़ता है। नेक्स्ट हम पर चलते हैं, आपका सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश से आपका ये निकलता है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP में पड़ता है, और गंगा दानापुर में आकर के मिल जाती है। इसका सोन गंगा दानापुर में आकर के मिल जाती है। ये सोन नदी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सोन नदी आकर के दानापुर पटना में मिल जाती है। नेक्स्ट है, चलते हैं पुनपुन। ये झारखंड पलामू से निकलता है। पुनपुन जो है पो से पुनपुन, पो से पलामू, याद रखिएगा, पो से पुनपुन, पो से पलामू, ये झारखंड में है। गंगा के फतवा में आकर के मिल जाती है। फतवा में देखेंगे यहाँ पर ये मिल जाती है, ये पुनपुन आकर के फतवा में आकर के मिल जाती है, ये फतवा पुनपुन में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट निरंजना को पढ़ेंगे। निरंजना फाल्गुनी इसी को कहते हैं, फल्गुरु या छोटा नागपुर पठार से निकलता है झारखंड से। ये पुनपुन नदी के साथ गंगा में आकर के मिल जाती है, वहीं पर आकर मिलती है, और यही निरंजना नदी के किनारे आकर के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। ये देखते ही गया में से आती है ये सारे फल्गु या निरंजना नदी, आपको इस तरह से देख सकते हैं, मोहना इसी से कर करके निकलता है। तो आगे पढ़ते हैं अजय। अजय जो है जमुई में आपका ये नदी बहती है, जमुई से निकलती है, जमुई की पहाड़ी से, और गंगा में आकर पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे क्यों में इस तरह से ये आपको निकलती है। नेक्स्ट है
ख्यूल, ख्यूल के हजारीबाग से आपका झारखंड से आपका निकलता है। और ये सकड़ी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये लखीसराय आपका गंगा में आकर के मिल जाती है। ख्यूल का नदी के साथ में गंगा आपका मैदान में आपको देखने को मिलता है। तो ख्यूल आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये गंगा नदी में आपको देखने को मिलेगा। और मोहना आपको मैंने बता दिया। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। फिर सब एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे, कितना डिस्टेंस है, कितना आपका क्या चीज़ें हैं, पूरे इंडिया वाइज में हम पढ़ेंगे। गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर जो पिघलता है उसी से आपका निकलते हुए गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई मात्र कितना है? तो 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ आकर के, इससे पहले इसको देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में उससे पहले देवप्रयाग जो है इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहते हैं, उससे पहले इसको कहते हैं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम होता है, ये उत्तराखंड का है, सॉरी ये प्रयागराज का नहीं है। वहाँ से इस तरह से ये नदियाँ निकलती है और एक यहाँ से आती है, एक अलकनंदा ऊपर से आती है, नीचे भागीरथी, दोनों का जो मिलने का जो संगम होता है उसी को कहते हैं गंगा। ठीक है, देवप्रयाग में इसको कहते हैं, देवप्रयाग में देखने को मिलता है ये गंगा। गंगा नदी है बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और प्रवाह तंत्र का आधार भी है, ये रहने वाली है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रवाह तंत्र का आधार रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी, या फिर आप कोरिलेट करिए। जिनको पढ़ाई करने की इच्छा है जो इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, 20 से 25 मिनट लेंगे क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाद में एडिट करके उसे हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे जो हम अभी ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन आपका 3 से 4 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने बताया चौसा के पास समीप करती है, बिहार बक्सर से जिले से करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान नदी जो है बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार बीपीएससी, मैंने कल आपको करवाया था पीवाईक्यू, उसमें भी क्वेश्चन है गंगा कितने नदियों से, कितने जिलों से होकर के गुजरती है बिहार में? तो 12 जिलों से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है पटना में देखने को मिलता है, लगभग 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें शेयर करता है। दानापुर से लेकर के सिमरिया तक आपको ये डिस्टेंस देखने को मिलता है, तो 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। पर सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? तो पटना में। टोटल कितने जिले को गुजरती है? तो आपको 12 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदी जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोनपुर, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार से बाहर यहाँ पर मिलती है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर, आपको डायग्राम में बताया कौन से 2 नदियां हैं जो कि बाहर में मिलती है। एक आपका महानंदा और अजय, महानंदा और अजय, ये आप देख सकते हैं, महानंदा और अजय, ये आपका महानंदा है, बिहार से बाहर मिलती है, ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक अजय इसमें डायग्राम में नहीं दिया है, आई थिंक सो। चलिए, बाकी सारे उन्होंने एक एक चीज़ आपको पार्ट बाई पार्ट बताया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाते हैं, पद्मावती नहीं बल्कि ये पद्मा है, पद्मा। ठीक है, पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। आई होप क्लियर हो पाएगा। गंगा नदी से कोई क्वेश्चन आता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी जितने लोग अभी लाइव में हैं, कोई भी कोई डाउट है तो बताइए, दोबारा बता सकते हैं अभी। नेक्स्ट है घाघरा नदी, हम पढ़ेंगे। यह मानसरोवर है, तिब्बत के पास से निकलती है बिहार के। आप मानसरोवर कई लोग आपने फिल्मों में देखा होगा, इसकी जो वादियाँ हैं, नेचर है, इसका प्रकृति का जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से निकलता है? तिब्बत में मानसरोवर से ये पास से निकलती है और बिहार के सीवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई इस सारण में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर आकर मिलती है? तो सारण में आकर के मिल जाती है। ये आपका रहने वाला है घाघरा नदी। चलिए, इसका डिस्टेंस भी बताया मैंने कितना है, तो आपको एक बार देख लीजिएगा। अन्य नाम इसको सरयू नदी भी कहते हैं। सरयू यह वही नदी है जो कि मैदानी भाग में पड़ता है, जो कि अयोध्या से नदी में है। इसी नदी में आपको भगवान राम और बाकी उनके 4 भाइयों जो हैं जल समाधि ले लिए थे, जल समाधि, सरयू नदी। नेक्स्ट है गोकरा और करनाली, नेपाल में ये सारे जो फेमस अन्य नाम से इसको क्या, मैदानी भाग में इसको सरयू कहते हैं या गोकरे या करनाली, नेपाल में इसको करनाली या गोगरा के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदी जो है राप्ती है, छोटा गंडक है, शारदा है, भेरी है, सेती, इस तरह से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है गंडक।
पढ़ेंगे आपका गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक भी पढ़ेंगे, ये इसका बड़ा भाई है, समझ सकते हैं। गंडक नदी को नारायणी यानी मैदानी भाग में इसको नारायणी कहते हैं। इस सप्त गंडकी या शालिग्रामी यानी नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा जो है धौलागिरी और अन्य श्रेणियाँ जो है पार करते समय गांजे बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है फिर से बताते हैं, इसको गांजे बनाते गोर्ज बनाती है। एक और फिर से बताते हैं, एक और इसको गोर्ज बनाती है। गंडक की मुख्य शाखाएं जो है धौलागिरी और अन्य जो अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय इसको है गोर्ज बनाती है। बिहार में भैंसा लोटन यानी पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूली और बूढ़ी गंडक आदि। इनमें से मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम इसके नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गोल गोल पत्थर यहाँ पर पाई जाती है। और इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये आपका ये गंडक का, ये आपका निकल के यहाँ से आती हुई और 45 किलोमीटर इसका बाउंड्री शेयर करता है आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी, और यहाँ आकर के फिर गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक सोमेश्वरपुर श्रेणी से, जो कि पश्चिम चंपारण में आपका आता है। सोमेश्वरपुर श्रेणी मैंने कल की डेट में आपको बताया था, पश्चिम भाग से निकल करके आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर बेगूसराय जिलों से बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में आकर के गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक का लंबाई 320 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, और गंगा के बाद सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसी का 445 किलोमीटर आपका बिहार में आपका गंगा बहती है, और बूढ़ी गंडक उसके बाद 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ करके खगड़िया बेगूसराय में आकर के यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो पाया होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, इसका जो अन्य नाम क्या है, सिकरहना ऊपरी भाग में इसको कहते हैं, इसको क्योंकि सिकुड़ती हुई निकलती है जिसके कारण इसका नाम है, तो ये इसको सिकरहना के नाम से जानते हैं। इसके सहायक नदियां हैं मशान, बालोर, तिऊर और धनौती के नाम से जानते हैं। बागमती नदी के बारे में जानते हैं, ये नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो किस श्रेणी से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर के कोसी नदी में मिल जाती है। पहले कहाँ पर, तो ये बागमती नदी के बारे में दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं। पहले ये बूढ़ी नदी में मिलती थी, लेकिन अब क्या है, थोड़ा इसको आगे करके कोसी में नदी में जाकर के मिलती है, कोसी नदी में मिल करके फिर गंगा में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके, इसका नाम मैंने बता दिया। चलिए, इसकी सहायक नदियाँ जो हैं लाल बकिया है, लखनदेही है, मनोहरा है, अधवाड़ा है, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपति नाथ मंदिर स्थित है, जो कि पशुपति का जो है भगवान शिव का ये बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर काठमांडू में है, जो कि आपका नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट कोसी नदी, इसके बारे में तो क्या ही बताएं। ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है, आपका गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है, सप्तकोशिकी इसी को कहते हैं, कोशिकी, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोशी नदी जो है बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कुर्सेला आपका कटिहार जिला मैंने आपको बताया, लगभग ये 260 किलोमीटर का ये भी डिस्टेंस कवर करती है बिहार में। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन में एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिसको कहते हैं डेंजरस, कुख्यात डाकुओं की तरह है। यह मार्ग कब परिवर्तन कर देगा, कब क्या होगा, बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, यानी बिहार का अभिशाप, सोर ऑफ बिहार कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वाले कई लोग देखते हैं तो इसको सोर ऑफ बिहार कहते हैं कोसी नदी को, बाकी सारे नेम सेम ही है। इसकी सहायक नदियाँ जो अरुण, तमोर, लिखू, दुधकोशी यानी तमाकोशी और इंद्रावती और सुनकोशी है। इंग्लिश वाले इसको जो है नाम को ही पढ़ेंगे, बाकी सारे जो भी वर्ड होगा इस इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महानंदा नदी के बारे में जानते हैं, और इसका डायग्राम मैंने आपको कोसी नदी को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। जब भी कोसी का जब भी आपका मेंस का या कोई प्रिपेयर होता है तो इस तरह के डायग्राम को आप एक बार रफली जरूर बनाइएगा। यह आपका बिहार का डायग्राम एक रफली आप आयताकार इस तरह से बना करके आप देख सकते हैं, इस तरह से बना लीजिएगा आप पेपर पेज पर, उसके बाद यहाँ से निकाल दीजिएगा। ठीक है, कोसी आकर के गंगा में आकर के प्रवाहित हो जाती है। और इसका डिस्टेंस कितना है, तो आपका डिस्टेंस मैंने बताया कोसी का 260 किलोमीटर है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ समझ आ रही है क्या, इस तरह के क्लासेज आपने कभी लिया है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। अगर 1% भी आपको बेनिफिट होता है तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सार्थक हुआ, अदरवाइज
कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। महानंदा नदी क्या है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से, ये पश्चिम बंगाल के कहाँ से, दार्जिलिंग जहाँ चाय निकलता है तो समझ सकते हैं, वहाँ से निकल करके आपका किशनगंज होते हुए पूर्णिया कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में आकर के मिलती है। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है, यानी सबसे ईस्टर्न साइड में आपको मिलता है, ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ जो है पेनोर है, नागड़ है, वालासार है, मैची है, ये सारी इसके सहायक नदियाँ। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में देख लीजिए। ये आपका महानंदा है, महानंदा इस तरह से आपका है, ठीक। ये पश्चिम आपका निकलता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होते हुए, चाय पीते हुए खाते हुए निकल करके यहाँ आकर के मिल जाती है गंगा में, और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र में ये प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है, आयोग को क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा ये आपका अब नीचे का पार्ट हम पढ़ेंगे, ये सारे मैंने उत्तर के यानी ऊपर का पार्ट मैंने बता दिया, ये नॉर्थ वाले साइड का मैंने सारे गंगा की नदियों के बारे में बता दिया। अब हम साउथ के सारे साइड से बताना शुरू करेंगे। यहाँ कर्मनाशा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, मोहना, क्यूल और ये सारे नदियों के बारे में जानेंगे। नीचे कम है नदियाँ, ऊपर में ज़्यादा है, उधर ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र भी देखा जाता है, कल के डेट में बताया है आपको। इस सारे रीजन्स के कारण कर्मनाशा नदी है, इसकी उत्पत्ति जो है आपको उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा जो है बक्सर में आकर के गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिम के साइड में है। और कर्मनाशा नदी ये अपवित्र नदी माना जाता है। ये अपवित्र यानी आपके जो भी कर्म किए हैं, पुण्य कर्तव्य किए हैं, वो आपका नाश हो जाएगा। कर्मनाशा नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा मान्यता है। ये आपका देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिखा देते हैं, बाकी हम क्लियर कर देते हैं ऊपर के सारे डायग्राम्स। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका गंगा का है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कर्मनाशा नदी इस तरह से आकर के यहाँ चौसा बिहार में आपको बक्सर में आकर मिल जाती है। और इससे पहले का सारा पार्ट है जो यूपी का पार्ट है, ठीक है, यूपी का पार्ट है। आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, बताइएगा कुछ। यस नो में भी सोन नदी के बारे में जानते हैं, अच्छा लग रहा होगा, आई थिंक सो। चलिए, मध्य प्रदेश में आपका आता है अमरकंटक नदी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आती है। ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार में और गढ़वा जिले झारखंड के बीच में से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर और दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। तो कहाँ, मनेर और दानापुर में। सोन नदी के बारे में जानते हैं। और ये यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी ये सहायक नदी है। तो यमुना जो आपका है, उसके बाद ये दूसरी सबसे दक्षिण की भाग, यानी कि जो साउथर्न साइड जो हम पढ़ रहे हैं, नीचे वाला जो पार्ट है, आप लोग को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका वेस्टर्न साइड है, ये साउथ का साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। सबसे ईस्टर्न साइड अभी मैंने बताया आपको, जो कि आपका दार्जिलिंग से होते हुए महानदी आकर के गंगा मिलती है। ये आपका सबसे ईस्टर्न साइड की नदियाँ हैं। ये आपका दूसरी सबसे यमुना के साइड है, जो कि दक्षिणी भाग में आपका निकलता है। तो सबसे पहला जो है आपका कर्मनाशा, ये दक्षिण की नदियाँ थी। और ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी, ये आपका है दक्षिण से पश्चिम, यानी कि ये वाला वेस्टर्न साइड से निकलने वाले, तो इसकी सहायक नदी, ये भी दिशा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ हैं हिरंद, आपका कन्हाड़ और उत्तरी कोयल रहता है। सोन नदी पर डेहरी बांध जो आपका रोहतास इंद्रपुरी बैराज, आपको रोहतास बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बहने वाले नहरों जो कि रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदान क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल क्षेत्र बनाया जाता है। इससे चावल क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे क्षेत्र आपको एक बार बता देते हैं। ये आपको सोन नदी दे सकते हैं। ये अमरकंटक नदी से आपका एमपी से होकर के यहाँ से आती है, एमपी से आता है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलते हुए ये आपको निकलता है, और ये आपका यहाँ इंटर करते हुए इस तरह से आपका फिर जाकर के बिहार में आपका गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट चलें, पुनपुन नदी के बारे में चलते हैं। ये झारखंड के पलामू जिले से आते हैं। पोर से पुनपुन, पोर से पलामू, मैंने बताया आपको। जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए पतवा में आपको गंगा नदी में जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है मोरहर है और मादर और धरदा है। ये सारी चीज़ें पॉइंट याद रखिए। दक्षिण बिहार की ये दूसरी प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। फल्गु नदी है हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीला जन, यानी इसको निरंजना या लीलाजन कहते हैं, या मोहना नदियों के मिलने से बनती है। अंततः ये गया होते हुए पुनपुन, गया यही है जो कि बोध गया, जहाँ तक भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पुनपुन नदी में आपका पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस नदी को दिखाना जरूरी है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है। ये देख सकते हैं, ये आपका है इस तरह से पुनपुन नदी है आपका। पोर से पुनपुन, पुन से पलामू से आकर के होते हुए आपको फल्गु नदी में निरंजना नदी मिलता है। फाइनली जाकर गंगा में मिल जाती है, फाइनली जाकर गंगा में मिल जाती है। चलिए, पीएचडी में आपका 66 में हो जाएगा विजय भारती।
SC कैटेगरी का है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए ओके नेक्स्ट पुनपुन नदी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, आई होप क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट आपको फल्गु नदी जान रहे थे। गया में फल्गु नदी के पास विष्णु मंदिर है, आपका विष्णु पद मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जहाँ पितृभोज के लिए यानी पितरियों को खुश करने के लिए माता पिता जिनके स्वर्गवास हो चुके हैं यानी शरीर त्याग चुके हैं, उनको पितृभोज के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। ये इसी नदी पर होता है, फल्गु नदी पर होता है। तो याद रखिएगा ये फल्गु नदी किससे निकलती है, तो गया में पलामू से, और ये हजारीबाग के पठार से निकलती है, और ये आपका कहाँ से, गया में फल्गु पुनपुन नदी से मिल करके जाकर के गंगा में उसकी बाल जाकर के समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम आपका गयाजी डैम बनाया गया है। तो गयाजी फल्गु सबसे बड़ा डैम मिलता है फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैंने आपको बताया बार बार। चलिए नेक्स्ट है बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, उसके बाद जान लेते हैं। तो प्रमुख शहर कौन कौन सा है, पटना जो है आपका गंगा नदी के किनारे है, और आपका मोकामा जो भी है गंगा नदी, पटना से लेकर के देखेंगे बख्तियारपुर, बाढ़पुर, मोकामा, और आपका हथदा जिसको सिमरिया पुल कहते हैं, वहाँ तक आपको गंगा नदी ही देखते हैं। मुंगेर भी आपका है गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर आपका गंगा नदी है, बक्सर स्टार्ट होती है यहीं से गंगा नदी है। तो गंगा ज़्यादातर आपको गंगा नदी ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी मेन इंपॉर्टेंट शहर सिटीज़ है उसका नाम दिया गया। छपरा आपका घाघरा नदी के तट पर है, घाघरा नदी के तट पर बसी हुई है। हाजीपुर गंडक नदी पर है, हाजीपुर हालांकि गंडक नदी। उसके बाद सोनपुर आपका है गंडक नदी पर है, सोनपुर भी आपका गंडक नदी पर है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक पर है, मुजफ्फरपुर आप डायग्राम में देखिए कहाँ पर मुजफ्फरपुर है, आपको पता चल जाएगा। ये बूढ़ी गंडक में होते हुए मुजफ्फरपुर इस तरह से आकर के यहाँ पर आपका, ठीक है, इस तरह से डायग्राम भी आप अपने आप पर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और उसको दोनों को मिलाइए कि ये एग्जैक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। खगड़िया आपका बूढ़ी गंडक में है, समस्तीपुर आपको बूढ़ी गंडक में है, दरभंगा आपका बागमती नदी पर है, गया आपका फल्गु नदी पर है, फतवा आपका पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम पर है, दोनों का इसका सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट है जिसको जंक्शन कहते हैं, दो नदियों या दो जंक्शन होता है, आप ट्रेन जाते हैं तो जहाँ पर दो चीज़ों का जॉइंट होता है तो उसको जंक्शन कहते हैं। तो या फतवा को जंक्शन के रूप में जान सकते हैं, पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम को। नेक्स्ट है बिहार की नदियाँ नदी घाटी परियोजना क्या क्या चीज़ें रही है, तो इसके बारे में जानते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में तीन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण हुआ है, सिंचाई आपको प्रबंधन हुआ, जल संरक्षण और पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि का भी लक्षित किया गया है। बिहार में जो तीन जो है इम्पोर्टेंट आपके बहुउद्देशीय परियोजना है, एक तो सोन नदी पर हुआ, गंडक नदी और कोसी नदी पर हुआ। सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में, डेहरी ऑन सोन एक शहर भी है, डेहरी रोहतास में किया गया है। यह बहुउद्देशीय नदी जो है बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पहले अगर पूछेगा तो कौन सा है, तो सोन में को जानते हैं, सोन नदी के, ठीक है, सोन नदी आपका 1874 ईस्वी में ये बनती है। आगे बढ़ते हैं। डेहरी में बारून के पास में सोन नदी पर बांध बना करके दो नहरें लेकिन दोनों किनारों से निकाली गई है। सोन जो है आपका पूर्वी सोन नहर जो है, इस नहर में से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है। इससे सिंचाई में फ़ायदा होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, ये आप जब मेंस का आएगा तो ये सारी चीज़ें पॉइंट लिख सकते हैं। इस परियोजना से हमको बाढ़ नियंत्रण के लिए सुविधा मिलती है, सिंचाई के लिए प्रबंधन होता है, सिंचाई से प्रबंधन अगर करते हैं यानी हमें आपको ज़्यादा कृषि कर सकते हैं, ज़्यादा खाद्यान्न हो सकता है, जल प्रबंधन कर सकते हैं। जल प्रबंधन अगर अच्छा से हम कर लेंगे तो भविष्य में जब सूखा आएगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट बना सकते हैं, पर्यटन के लिए कई लोग यूज करते हैं, आपका ट्रेवलिंग वाले लोग वहाँ करके देख सकते हैं, परिवहन के लिए भी यूज हो सकता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंटर्स को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम सोन नहर में देखेंगे, ये पूर्वी सोन के बारे में बताया, ईस्टर्न साइड में क्या क्या सोन नदी का है, तो इसमें आपको औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना किस तक के सिंचाई करते हैं। और पश्चिमी वेस्टर्न सोन नदी की बात करें तो इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। अगर आप डायग्राम में अगर बना कर देंगे तो नंबर खुश होकर के मेंस में काफ़ी मिलेगा, हालांकि 1 फैक्ट में सिर्फ आप जान लीजिए कि इस तरह से देख सकते हैं। ये सोन नदी पर जो गटी है जो आपका एक वेस्टर्न साइड है, एक पूर्वी साइड है, तो मैंने आपको दोनों बताया। यहाँ से पटना, ये सारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अरवल, गया, जहानाबाद, सारे मैंने आपको बताया। इसकी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब ज़्यादा नहीं लेंगे क्लासेज, थोड़ा देर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये सारे परियोजना को कुछ और परियोजना हम बता करके जलप्रपात कल करेंगे, ठीक है, जलप्रपात कल करेंगे। ये परियोजना यहीं तक करके हम कंप्लीट करेंगे।
पश्चिम जो है इस नहर से रोहतास, कैमूर और भोजपुर आदि में जल सिंचाइयों के लिए किया जाता है। सोन नहर पर 2 विद्युत केंद्र भी बना है, जिसको डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसमें 6.6 यानी मेगावाट का इसमें बिजली मिलता है। मेगा मतलब देखिए 10 लाख, 10⁻6 इसको कहते हैं। और वारुण जल विद्युत आपका केंद्र है तो 3.3 यानी इसका आधा है ठीक, मेगावाट स्थापित किए थे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सोन नदी नहरों पर कौन सा आपका विद्युत जल विद्युत केंद्र है, तो डेहरी एक है, दूसरा आपको बारुण है, ठीक है। डेहरी और बारुण है, इसकी क्षमता कितनी है, तो 6.6 मेगावाट है और इसकी 3.3 मेगावाट है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका गंडक के लिए, और फिर हमको कोसी आपको पढ़ेंगे कोसी के लिए। आज इतना, फिर उसको जलप्रपात के बारे में जानेंगे और फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। दोबारा हम रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी। उसके बाद फिर बिहार की मिट्टी के बारे में हम जानेंगे, आपका ये ज्योग्राफी का पार्ट हम कराएंगे। और इसके बाद फिर हम आपको वन और वन जीव के बारे में हम जानेंगे, वन और जीव के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद इसके अभ्यारण्य कहाँ है, सबसे एकमात्र अभ्यारण्य यहाँ पर है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वन रिपोर्ट ये आपका रिसेंटली जो आया है 2021-22 का या फिर 23-24 का, उसको भी जानेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या चीज़ें हुई है, इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स की बात आएगी, अर्थव्यवस्था के बारे में हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तोड़ के पढ़ेंगे, थोड़ा आपको ज़्यादा वर्डन नहीं देना है अपने माइंड पर, ज़्यादा समय नहीं देना है। आपका माइंड ज़्यादा 45 मिनट से 50 मिनट आपका काम करता है, उतना ही पढ़िए जितना आप ग्राफ्स कर सकते हैं या डाइजेस्ट कर पाते हैं, जितना आप खाना खाते हैं। मान लीजिए कोई आप 5 किलो आकर के चिकन मटन खा लिया, लेकिन